सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 5 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। बड़ा ही चुनाव के रिज़ल्ट आपके सामने आ चुके हैं और एनडीए ने फिर से सरकार बनाएगी अपनी। बाकी अन्य पार्टियों ने भी बहुत अच्छा काम करा है और सबको ऑल द बेस्ट है, ऐसे ही करते रहिए, है ना? चलिए आगे आते हैं। अपने संपादकीय भैया बेस्ट है, दुनिया में बाकी जो होता रहे वो ठीक है, हम अपने संपादकीय पर रहेंगे। जैव विविधता बचाने की चुनौती और आप सबको बता दूँ आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को होता है, हमने इसको लेकर थोड़ा-सा आर्टिकल लिखा हुआ है। आप लोग हमारी डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, उसमें जाके देख लीजिएगा एक बार वेबसाइट पे। पढ़िएगा ज़रूर एक बार इसके बारे में, ठीक है ना? इसकी थीम क्या है, इसका डे क्या है और इसमें क्या होता है, वो सब के बारे में पूरा आपको उसमें मिल जाएगा। बाकी इसमें बात करिए जैव विविधता बचाने की चुनौतियों में अमित बैजनाथ गर्ग जी द्वारा। अमित बैजनाथ गर्ग जी कहते हैं कि भारत में जैव विविधता से समृद्ध देश है। विश्व के 34 जैव विविधता क्षेत्रों में से 4 भारत में हैं। इसी प्रकार विश्व में 17 मेगा डाइवर्सिटी देशों में भारत शामिल है। मतलब देखिए भारत तो हम जानते हैं कि यार एनवायरमेंटल के लिए तो बहुत ही बढ़िया जगह है ना? अब देखिए जहाँ ऊपर कोल्ड हिमालयाज़ हैं, वहीं पे बड़े-बड़े मैदान हैं, वहीं पे रेगिस्तान है, यहाँ पे कोस्टल नदियाँ देखिए अब कोस्टल एरियाज़ हैं, बायोडायवर्सिटी में डाइवर्स हैं। मेगा डाइवर्सिटी देखा जाए तो हमारे में पाई जाती है, मेगा डाइवर्सिटी। आप जो भी जीव जंतु की बात करिए, जंगली जानवर की बात करिए, हमारे यहाँ उसके 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 अनुकूल क्लाइमेट मौजूद है। भारत में जैव विविधता और इससे संबंधित ज्ञान के संरक्षण के लिए 2002 में जैव विविधता अधिनियम तैयार किया गया। इस अधिनियम में क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे का गठन किया गया। एक ट्राई लेवल है ना, त्रिस्तरीय मतलब होता है आपका ट्राई लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाया गया था, फ्रेमवर्क। अधिनियम की धारा 8 के तहत सर्वोच्च स्तर पर वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है और यह एक वैज्ञानिक निकाय है जिसकी मुख्य भूमिका विनियामक और परामर्शदाता की है। राज्यों में राज्य विविधता प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है, मतलब सब जगह करी है ना? अकेले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 43,000 BMC का गठन किया गया है। BMC बेसिकली जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ होती हैं, है ना? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़, ठीक है? इन समितियों का उद्देश्य देश की जैव विविधता और संबंधित ज्ञान का संरक्षण है। इसके साथ सदुपयोग में मदद तथा या सुनिश्चित करने वाले अन्य उपायों को सामने रखा जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता कार्रवाई योजना क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण है। इसके सफल क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मदद से ग्रामीणों की आजीविका में बेहतरी के नए मानदंड स्थापित किए गए हैं, है ना? ये इको फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं कि कैसे हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इन क्षेत्रों में अर्निंग के सोर्स भी बढ़ा सकते हैं, चाहे वो इको टूरिज़्म के माध्यम से हो, है ना? चाहे वो इको मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से हो, हम लोकल ट्राइबल एरिया जो चीज़ें बनाते हैं उनको हम शहर में बेचें लाके, वगैरह वगैरह। मतलब हम कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से एक बेहतर इकोसिस्टम बना सके, इकोनॉमिकल भी, है ना? कितनी अच्छी बात रहेगी। 2002 के अधिनियम के आधार पर बनी जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय स्तर की वैधानिक निकाय हैं जिनमें लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया के उपयोगिताओं की जैव संसाधनों तक पहुंच संभव बनाने और सहमति बनाने में मदद करती हैं। इस परियोजना का उद्देश्य जैविक संसाधनों तक बेहतर पहुंच बनाना है। भारत की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम इत्यादि में संबंधित कार्यक्रम जैव विविधता संरक्षण के लिए चलाए जा चुके हैं, है ना? साथ ही साथ पूरे अखंड भारत में हर क्षेत्र में सरकारी तंत्र के माध्यम से
कंजर्वेशन एफर्ट्स चलाए जाते हैं। जंतु और वनस्पतियों की अनगिनत प्रजातियाँ जो कि हिमालय में मौजूद हैं, और तमाम, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, नेचर हो, फॉरेस्ट हो, प्लांट्स हो, इन सब के लिए सरकार ने पॉलिसीज़ बना के काम करना लंबे समय से शुरू कर रखा है। ऑर्किड पादप संसार की सबसे प्राचीन वनस्पतियों में है। ऑर्किड्स जो अपने खूबसूरत फूलों और पर्यावरण में अनमोल योगदान के लिए जानी जाती हैं। उत्तराखंड में ऑर्किड की लगभग 250 से प्रजातियाँ पहचानी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर अपना वजूद खोने की कगार पर हैं। ऑर्किड बहुत ही सुंदर से फूल होते हैं। जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि कम से कम 5 से 6 प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं। खुद ज़मीन या फिर बांज या तून जैसे पेड़ों पर उगने वाला ऑर्किड कई वनस्पतियों में परागण का संभव और सुगम बनाता है। फिलहाल देश ने कई प्रयास करे हैं और कई कानूनों के माध्यम से भी देश जैव विविधता संरक्षण में अपना योगदान दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021-30 को पारिस्थितिकी संरक्षण का दशक घोषित किया गया था, इसलिए यह विश्वव्यापी चिंताओं का भी समय है, जब दुनिया के लोगों के सामने अपनी उस कुदरती पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार करने की चुनौती है जो विभिन्न कारणों से नष्ट हो रही है। जाहिर है, इस व्यापक चिंता से भारत के लोगों भी अलग नहीं रह सकते। तेज आर्थिक वृद्धि और विकास नियोजन में पर्यावरणीय चिंताओं को समाहित न कर पाने की सीमाओं, कमजोरियों या दूरदर्शिता के अभाव के चलते भारत की जैव विविधता पर भी अनावश्यक और अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। बहुत ही अच्छी लेख लिखा है। अच्छी बहुत मतलब अच्छे पॉइंट्स को इन्होंने उठाया है अमित बैजनाथ गर्ग जी द्वारा। चलिए आगे आते हैं। लोकतंत्र की जय है अगला लेख, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। चुनाव का सबक है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव से सबक लिया है कि चुनाव प्रक्रिया को गर्मी शुरू होने से 1 महीना पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। दरअसल मतदान के आखिरी चरण में लू और गर्मी से बीमार होने के कारण 33 मतदान कर्मियों की मौत हो गई। हैरानी है कि निर्वाचन आयोग की जो बात सामान्य बहुत से समझ आ जानी चाहिए थी, वह मतदान कर्मियों की मौत के बाद समझ में आई है। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं ये देखता हूँ कि आप लोग भी कल को ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं, बड़े बड़े टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं। इन सबको जब पता है कि भैया गर्मी इतनी बुरी पड़ रही है कि इसकी चपेट में अगर लू पे हम आ गए तो तबीयत तो ख़राब होनी होनी है, मौत भी हो सकती है। ऐसे समय में किसने कहा था कि आप चुनाव जल्दबाजी में करा दो? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद चुनाव आयोग जी ने अपने बयान में कहा है कि भैया अगली बार से गर्मी में चुनाव नहीं कराएंगे। पहली बात तो वोटर कम निकल के आए हैं गर्मी में। दूसरी बात है, हमारे जो स्टाफ था इलेक्शन कमीशंस के, अधिकारी थे निर्वाचन आयोग के, फोर्सेस के, टीचर्स, तमाम लोग, उनकी या तो तबीयत ख़राब हुई है या बीमार पड़े हैं या बुरी तरीके से हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। मतदान में गिरावट भी आ सकती है, तबीयत खराब होने की संभावनाएं भी सामने आई हैं। हर वर्ष गर्मी की वजह से लोगों की मरने की आंकड़े बढ़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग उनसे अनजान नहीं माना जा सकता। निर्वाचन आयोग ने गर्मी से सबक तो ले लिया, पर उसके कामकाज को लेकर विपक्षी दलों ने जो सवाल उठाए उनमें से कुछ को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इस चुनाव में जिस तरह खुलकर आदर्श आचार संहिता को ताक पर रखते हुए भाषण दिए गए, उन पर निर्वाचन आयोग अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर सका। निर्वाचन आयोग एक स्वशासी संस्था है और उससे उम्मीद की जाती है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएगा, मगर इस बार खुद निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। अच्छा आर्टिकल है, ये वाला भी आर्टिकल अच्छा है। बाकी अखबार का अध्ययन आप भी कर लीजिएगा, मैं इसे क्विक एनालिसिस में नहीं रखूँगा। बाकी आर्टिकल आप वेबसाइट पे और करंट अफेयर्स के बाद अध्ययन करिएगा। आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आते हैं नई वीडियो के साथ, रेगुलर रहेंगे। अब तो डेली वीडियो डलेगी। आप लोगों की डिमांड भी थी तो डेली डालिए, मैं डेली वीडियो डालूँगा। थैंक यू ऑल।